इसके अलावा इसका सीट बेल्ट चेक करें, फंक्शनल होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से नॉर्मल कंडीशन में बेल्ट होता है यूज़ करने के काबिल, उस तरह होना चाहिए। इसने घुमा के सीट के नीचे बांधा हुआ है। जो मशीनें ट्रैवल करती हैं गाड़ी की तरह, एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाती हैं, उनके साथ सीट बेल्ट होना ज़रूरी है, ख़ास करके ट्रैवलिंग के दौरान। हर मशीन के केबिन के अंदर एक अदद फर्स्ट एड किट मौजूद होना चाहिए। तमाम तरह हैवी इक्विपमेंट्स तकरीबन एक ही ऑपरेटर के बैठने के लिए होते हैं केबिन के अंदर, लिहाजा ऑपरेटर के अलावा कोई भी बंदा केबिन के अंदर न बैठे। एक वक्त में ऑपरेटर के अलावा दूसरा आदमी मौजूद न हो, चाहे काम के दौरान या ट्रैवलिंग के दौरान। सिर्फ ऑथराइज्ड ऑपरेटर ही इसको ऑपरेट कर सकता है। जिस बंदे के पास इसका लाइसेंस नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, वो किसी भी मशीन को ऑपरेट ना करे। मशीन का एसी काम करती हालत में होना चाहिए। इन तमाम मूविंग हैवी इक्विपमेंट्स के साथ बैकअप अलार्म ठीक से काम करता हुआ होना चाहिए। जब ये रिवर्स करें तो बैकअप अलार्म की आवाज़ क्लियरली आनी चाहिए। अब कुछ मशीनों के साथ बैकअप अलार्म होता भी है, उसके बावजूद उसकी आवाज़ इतनी कम होती है, मशीन के इंजन के शोर से इतनी ज़्यादा कम होती है कि इंजन का शोर ज़्यादा सुनाई देता है, जबकि बैकअप अलार्म की आवाज़ बहुत कम होती है। हमेशा बैकअप अलार्म इंजन के शोर से कम 10 डेसिबल ज़्यादा होना चाहिए। आरामको के रूल्स के मुताबिक जितना इंजन का शोर है, बैकग्राउंड जो नॉइज़ है, एम्बिएंट नॉइज़ जिसको कहते हैं, उससे बैकअप अलार्म की आवाज़, बैकअप अलार्म का अपना शोर जो है कम से कम 10 डेसिबल ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये एक लोडर है, इसके साथ बैकअप अलार्म है, लेकिन इतनी कम इसकी आवाज़ है कि इससे ज़्यादा लोडर का अपना शोर है। ऐसी सूरत में बैकअप अलार्म होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं है, इसकी रिपेयरिंग ज़रूरी है। अगर किसी मशीन का अपना शोर या उसके काम करने की वजह से जो शोर पैदा हो रहा है वो 85 डेसिबल की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोग ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी बंदा जो ऑपरेटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, फोरमैन, सुपरवाइजर्स वगैरह जो होते हैं, जैसे ऑपरेटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सकवेशन के दौरान ऑपरेटर के सामने जाते हैं या मशीन के पास जाते हैं, तो इससे पहले वो ऑपरेटर के साथ आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करें। पहले ऑपरेटर की आई टू आई कांटेक्ट का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे की आंखों में देखें। इस तरह से ये होगा कि दोनों समझ जाएंगे कि दूसरा बंदा मुझे कोई इशारा कर रहा है। इसीलिए ऑपरेटर्स का 360 व्यू क्लियर होना ज़रूरी है। उसके शीशे साफ़ सुथरे बाहर नज़र आना चाहिए कि कोई बंदा मशीन के पास आना चाहता है, ऑपरेटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है, तो उस सूरत में क्लियर व्यू होना चाहिए। ऑपरेटर उसको देखे और अलर्ट हो जाए कि कोई बंदा मेरी तरफ आ रहा है, मशीन के पास आ रहा है, तो वो मशीन को रोक ले। जहाँ पे मशीनों के साथ फ्लैगमैन ज़रूरी है, फ्लैगमैन का सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। मशीनों से दूर होकर सेफ़ डिस्टेंस पे खड़ा हो फ्लैगमैन। किसी भी मशीन को ऑपरेट करते हुए ऑपरेटर को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। एक्सकवेशन से कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ये वाला टॉपिक हम एक्सकवेशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जो इक्विपमेंट्स एक्सकवेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे बैको लोडर या बैको लोडर वगैरह, ये जो एक्सकवेशन कर रहे हैं, जो खुदाई कर रहे हैं या उसकी बैकफिलिंग कर रहे हैं, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये एक्सकवेशन से कितना करीब जाएंगे, इनको भी एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। फ्लैगमैन रखें या ऑपरेटर खुद सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन रखे। इनके अलावा बाकी सारे इक्विपमेंट्स को एक्सकवेशन से सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, जो हम एक्सकवेशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एक और हमारे पास बैको मौजूद है जिसके 4 कैमरे लगे हुए हैं और एक ही स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये इसकी बैक साइड का कैमरा, साथ नीचे पे वास का सेंसर। अब इसकी ये दूसरी तरफ राइट साइड पे ये दूसरा कैमरा। अब ये सारे कैमरे केबिन के अंदर स्क्रीन के साथ कनेक्ट हैं। अब ये लेफ़्ट साइड वाला तीसरा कैमरा, इसी तरह से इसकी फ्रंट साइड के ऊपर भी ये ऑपरेटर के बिल्कुल सामने वाला ये कैमरा। अब ये सारे कैमरे और पिवास देखते हैं केबिन के अंदर कैसे कनेक्ट हैं। ये देखें, इस स्क्रीन के ऊपर आपको 4 स्क्रीन्स नज़र आ रही है कि टाइम 4
साइड्स की डिस्प्ले, और ये पीवास का यहाँ पे ये है, ये छोटा सा है। दूसरी बैक लोडर के अंदर आपने बड़ा सा देखा था, और यहाँ पे ये छोटा सा इसका अलार्म यहाँ से बजेगा। एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़, ये जो केबन के बाहर आपको सफ़ेद से पाइप नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ से इन्होंने केबन को घेरा हुआ है, इनको ROPs कहते हैं, रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, और दूसरा FOPs, फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स। इस पिक्चर में जो केबन के बाहर आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है, जाली सी पिंजरा सा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को रोकता है। कोई भी चीज़ केबन के ऊपर गिरेगी तो ये ऑपरेटर को सेव रखेगा। इतनी मजबूती है इसकी, जब मशीन को बनाया गया, इसका केबन बनाया गया और ये ROPs और FOPs को इंस्टॉल करके इनकी रिजिडिटी, ये कितने मजबूत हैं, इनका टेस्ट किया गया। ऑब्जेक्ट गिरा के उनके ऊपर कोई भारी चीज़ें गिरा कर इनकी रिजिडिटी को टेस्ट करके फिर मशीन तैयार की गई है। अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरती है या केबन की तरफ आती है कहीं से भी, किसी भी डायरेक्शन से, तो ये बाहर जो इसका प्रोटेक्टिव सिस्टम है FOPs, तो ये इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ऑपरेटर को, केबन को सेव रखती हैं। इसके अलावा जो दूसरे पाइप का स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा है ROPs, इसका मतलब ये है कि अगर मशीन ऑपरेशन के दौरान उलट जाए और केबन वाली साइड नीचे की तरफ हो जाए और मशीन ऊपर की तरफ हो, बाकी मशीन की बॉडी, तो सारा जो वज़न है वो केबन पर पड़ता है। इस सूरत में अगर केबन की मजबूती ROPs ना लगे हों, ये पाइप जो जिन्होंने इसको सहारा दिया हुआ है ये ना हो, तो केबन पिचक जाए। जिस तरह से गाड़ियों के अंदर ऑपरेटर ड्राइवर्स वगैरह मर जाते हैं, उनके ड्राइविंग सीट का जो एरिया है वो बिल्कुल जुड़ जाता है। यही सिचुएशन हो जाए मशीनों के साथ भी, अगर मशीनों के अंदर ROPs ना लगे हों। कुछ मशीनों में तो वाज़े एक्स्ट्रा केबन के बाहर आपको पाइप से लगे हुए नज़र आते हैं ROPs, लेकिन कुछ मशीनों के मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि जो मशीन का आम केबन है उसकी पिलर्स और उसका छत ही उसका ROPs हैं, उनकी मजबूती ही इतनी की गई है कि वही सहार सकते हैं। लेकिन कुछ मशीनों में वाज़े आपको बाहर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नज़र आएगा ROPs का। साइट्स पर हैवी इक्विपमेंट की जो चेकलिस्ट आप लोग बनाएंगे, उनमें बहुत कम चेकलिस्टों के अंदर आपको ROPs या FOPs का जिक्र मिलेगा। इसके अलावा तमाम हैवी इक्विपमेंट्स के साथ फायर वॉच भी रखें, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखें। हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है आरामको के प्रोजेक्ट्स पर। जब हार्डवेयर परमिट की डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इनके साथ फायर वॉच और फायर एक्सटिंग्विशर क्यों होना चाहिए।